देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान अथवा औसत मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज कभी कभी क्या होता है, तो जैसे जिस प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करेंगे, ठीक उसी प्रकार ये बोलना होता है। इसे कहने का मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज वैल्यू क्या है, औसत मान क्या होता है, औसत मान को माध्य मान बोलते हैं। तो आप लिखेंगे, ये हेडिंग रहेगा, आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा यानी किसी कुंडली में उत्पन्न होती है तो पूरे एक चक्कर में औसत मान देखा जाए तो शून्य होता है। पूरी एक चक्कर में औसत मान शून्य होता है। कहने का मतलब है कि आप क्या पढ़े हैं, किसी कुंडली के एक चक्कर में शून्य से अधिकतम माने कोई एक निश्चित मान होगा, हो सकता है कि 2 एम्पियर गया होगा। शून्य से अधिकतम से शून्य है, फिर शून्य से अधिकतम होता है लेकिन दिशाएं विपरीत होती है, इसलिए -2 एम्पियर धारा बढ़ रही, विपरीत दिशा में। कुंडली के पहले आधे चक्र में धारा का मान शून्य से अधिकतम से शून्य, लेकिन किसी एक निश्चित दिशा में। जो आप पढ़े हैं, पिछले दिन का आप पढ़ चुके हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, यानी पहले आधे चक्र में धारा का मान शून्य से अधिकतम से शून्य, लेकिन किसी एक निश्चित दिशा में, और कुंडली के दूसरे आधे चक्र में धारा का मान शून्य से अधिकतम से शून्य, परंतु उसकी विपरीत दिशा में। तो कुंडली में धारा 2 प्रकार से बहती है, यानी आधे चक्र, कुंडली के आधे चक्र में दिशा अलग होती है और दूसरे आधे चक्र में दिशा विपरीत होती है। तो किसी एक को मौलिक माना जाए, यानी किसी एक को मूल मान ले जाए, कि किसी एक को डायरेक्शन को फिक्स मान ले जाए, तो एक डायरेक्शन के दूसरा विपरीत होती है ना, पहले की विपरीत होती है दूसरा। इसलिए धारा पहले ऐसे, कुंडली में आप देखे थे कि कुंडली दक्षिण और घुमाई जाती, तो धारा पहले ऐसे बहती थी। धारा कुंडली के आधे चक्र में धारा ऐसे बहेगी, दूसरे आधे चक्र में धारा ऐसे बहेगी, तो दिक्कत है। तो इस कंडीशन में यानी परिपथ में पहले आधे चक्र में धारा ऐसे बहेगी, तो दूसरे आधे चक्र में धारा अपोजिट डायरेक्शन में बह रही कि नहीं बह रही। तो हम कह सकते हैं कि पहले आधे चक्र में जितनी धारा बहती है, दूसरे आधे चक्र में उतनी ही धारा बहती है। हर कितना होता है कि अगर पहले आधे चक्र में 5 एम्पियर की धारा बह रही है प्लस 5 एम्पियर, दूसरे आधे चक्र में उसकी विपरीत बह रही है तो -5 एम्पियर दिखाएंगे। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, दोनों का योग होता क्या है, औसत मान कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ के जितनी होती है उससे भाग देते हैं। तो 2 मान मिला है ना, +5 -5 एम्पियर बटा में, तो क्या मिला। तो हम कह सकते हैं कि पूरी कुंडली की एक चक्कर में जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाई जाती है, तब का बताया गया था कि पहले आधे चक्र में धारा का मान पॉजिटिव और दूसरे आधे चक्र में धारा का मान नेगेटिव होती है, यानी किसी एक दिशा में मानते हैं। तो यानी पूरे एक चक्कर में देखा जाए तो धारा पॉजिटिव नेगेटिव बहने के कारण उस कुंडली के एक चक्कर में धारा का औसत मान शून्य होगा। तो ये बताइए, यदि औसत मान निकालेंगे तो जब हम पहले ही धारा का टोटल मान शून्य ले लेंगे तो कैसे हो पाएगा। यानी इसलिए हम कुंडली के आधे चक्र में निकालते हैं, कुंडली के आधे चक्र में देखते हैं कि धारा का मान कितना है, औसत मान कितना है, समझ रहे हैं। कुंडली के आधे चक्र में निकालते हैं। तो फिलहाल जानिए इसके बारे में क्या लिखेंगे। जब किसी
कुंडली को या कुंडली से बद्ध संबद्ध भी कहते हैं, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या परिवर्तित धारा बोल सकते हैं। तो उस कुंडली के पूर्ण एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, जो पहले आधे चक्र में धारा का मान पॉजिटिव तथा दूसरे आधे चक्र में धारा का मान जो पहले आधे चक्र में धारा का मान धनात्मक तथा दूसरे आधे चक्र में धारा का मान ऋणात्मक होता है। अतः कुंडली के पूरी एक चक्र माने बोल सकते हैं कि कुंडली का पूरा एक चक्र में धारा का औसत मान शून्य होगा। अतः कुंडली के कोई बच्चा लिख रहा है, सुधर जाए तो सुधार देंगे हम। कुंडली के पूर्ण एक चक्कर में धारा का औसत मान शून्य होगा। तो जब धारा का औसत मान शून्य होगा तो हम कैसे आकलन कर सकते हैं भाई, पूरी कुंडली में औसत मान शून्य होगा तो ऐसे आकलन नहीं कर सकते हैं ना कि औसत मान कितना है धारा का। शून्य की कोई वैल्यू थोड़ी होती है। अब शून्य के मतलब शून्य होता है, अब उसका डिसीजन कर सकते हैं, यानी औसत मान धारा कितनी बह रही है। इसलिए ऐसे कंडीशन में हम कुंडली के आधे चक्र में हम निकालते हैं औसत मान। कुंडली के आधे चक्र में पहले निकाल लेते हैं कि आधे चक्र में कितने धारा परिवर्तन हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं अतः कुंडली के आधे चक्कर में कुंडली के आधे चक्र में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा के मान से औसत मान ज्ञात की जाती है। तो दिक्कत है, यानी हम कह सकते हैं किसी क्षण t0 पर, समझ नहीं पाएगा, समझाना पड़ेगा आप लोगों को। किसी क्षण अतः लिख सकते हैं किसी क्षण P पर प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0
साइन ओमेगा टी पढ़े होंगे, पिछले टॉपिक पे पढ़े हैं। किसी क्षण टी पर यानी प्रत्यावर्ती धारा क्या पढ़े हैं, यानी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, कल के पढ़े हैं, यानी t बराबर माने I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो अब देखिए धारा का औसत मान यानी I एवरेज लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, I भी। तो धारा में जब आधी कुंडली लेते हैं तो आधे समय से भाग देंगे ना, ये होता है I, क्या कीजिएगा I dt, अब I में t/2। कहां से t का मान कहां से लेंगे, तो 0 से t/2 तक लेंगे, यानी I dt अपन में माने I किसी क्षण t पर 0, तो I हो सकता है कि किसी क्षण t पर इसका धारा इतनी है, तो पूरे हम 0 से t/2 के बीच में हम देखेंगे कि कितनी एवरेज वैल्यू है, तो 0 से t/2 पर चलेंगे। यानी इस कंडीशन में हम यहाँ पर t/2 है तो यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा और t भी नीचे आ जाएगा, सामने t बाहर निकल जाएगा, है ना। अब देखिए 0 और t/2 और यहाँ I की जगह क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। कोई समस्या है, यानी 2 में t, 0 t/2 और यहाँ पर लेंगे I0 यानी साइन ओमेगा टी dt। अब क्या कीजिए, यहाँ पर और क्या करिए, I0 के मान का मान कीजिए, t के सापेक्ष करेंगे ना, 2I0 अपन में t, तो क्या मिला t/2 0 और साइन ओमेगा टी dt। टू I0 t यहाँ पर साइन ओमेगा टी क्या लिखेंगे, माइनस कास ओमेगा टी, और फिर ओमेगा क्या होता है, बटे में रहता है ना, समाकलन में अवकलन में गुणा हो जाता है समाकलन में। तो साइन ओमेगा टी को, साइन ओमेगा टी dt को लिख सकते हैं माइनस कास ओमेगा टी बाई में ओमेगा, और इसका मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू t/2 है। कोई समस्या है, इस कंडीशन में -2I0, अच्छा देखिए -2I0 अपन में t। अब चलिए यहां से निकालेंगे, ओमेगा भी निकाल दें, ओमेगा ठीक, तो क्या मिला, अब पहले मान ऊपर कहेंगे ना, कास ओमेगा की जगह पर लिखेंगे ओमेगा, टी की जगह पर लिखेंगे t/2 लिखेंगे ना, और माइनस 0 लिख सकते हैं ना, कास ओमेगा इंटू टी की जगह पर 0 लिखेंगे। यहां तक कोई देगा, देखिए I का मान किसी क्षण t पर I dt बाई आधे चक्र के लिखेंगे, इसलिए टाइम t/2 से भाग देंगे ना, पूरे चक्र के लिखते तो t से भाग देते हैं, आधे चक्र के t/2। t क्या है, आवर्तकाल है, धारा का आवर्तकाल है।
एक चक्कर धारा को पूरी एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो जब आधे चक्कर के ली जाती है इसलिए t/2 लेंगे ना। तो है देखिए t/2 है, बट्टे का ये बट्टा मेन है, इसके बट्टे का बट्टा तो ये लोड के ऊपर चलेगा, 2 बट्टा में t हो जाता है। और ये कहां से 0 से t/2 तक। अब जो कंडीशन आती है कि i का मान I0 sin ओमेगा t और dt, और ये t बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत है? अब हम sin ओमेगा t है ना, इसके सापेक्ष देखिए sin ओमेगा t इंटू dt, तो इसके सापेक्ष माने sin ओमेगा t का समाकलन होता है माइनस का cos ओमेगा t, फिर इसके t के साथ ओमेगा है वो क्या आ जाता है, बटे में जाता है ना। जो भी थीटा में गुणांक होता है, जैसे एक से अगर ऐसे होता sin x, जैसे sin x dx होता तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस cos x, ठीक है। sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, लेकिन अगर sin 2x और dx होता तो माइनस cos 2x अपान में 2 लिखते है ना। समाकलन में x के साथ जो पूरा है वो बटे में आ जाता है। तो समस्या रहा। अब जो है यहाँ पर हम निकाल देते हैं, जैसे ओमेगा को बाहर निकाले, आवाज बंद कर प्रयास कीजिए, ओमेगा को बाहर निकाले है ना यहाँ से। अच्छा अब जैसे माइनस भी बाहर निकाल लिए तो हमारा यही ना बचेगा, एक लाइन दिखा देगा। चलिए cos ओमेगा t के पावर जैसे यहाँ पर 0 और इसके पावर t/, तो t के जब पहले ऊपर वाला मान रखते हैं तब जाके नीचे वाला मान रखता है ना, -2I0, I0 मैंने धारा का शिखर माना है ना, ओमेगा t। आवाज बंद करने का प्रयास कीजिएगा। cos ओमेगा t के जगह पर देखिए t/2 रखेंगे और माइनस, फिर ये नीचे सकता है, पहले ऊपर रखते हैं, t के मान पहले ऊपर रखेंगे तब जाके नीचे वाला cos ओमेगा, मत बोलिए आप लोग, और ये इंटू 0 -2I0 ओमेगा t और cos आप पढ़ चुके हैं आवर्तकाल। देखिए थोड़ा सा बताए थे, और नहीं पढ़े टेंशन मत लीजिएगा, क्लियर कर देंगे। जैसे यदि कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, यदि कुंडली क्या है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, तो पूरे एक चक्कर में कितना घूमेगी, पूरे एक चक्कर में 2π घूमेगी ना, 360 घूमेगी। 360 घूमने का मतलब कि 2π, पाई के मान 180 होता है ना, तो 360 घूमने का मतलब कि 2π, यानी 2 × 180 होता है, पाई के मान 180 लेते हैं एंगल में। तो यहाँ पर क्या घूमेगा, देखिए यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा, आवाज बंद करने का प्रयास कीजिएगा, कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा और पूरे एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। धारा को एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसी को आवर्त, यानी कुंडली को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसी को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कुंडली एक चक्कर लगाएगी, यानी धारा या परिवर्तित वोल्टेज एक चक्कर लगाएगी। जब कुंडली एक चक्कर लगा देगी तो धारा या परिवर्तित वोल्टेज भी एक चक्कर लगा देगी। कोई समस्या? इस कंडीशन में जब कुंडली कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही थी, बताया गया है, तो इसका वेग हो गया कोणीय वेग। भाई किसी अक्ष के पर तक घूमती है तो कोणीय वेग दर्शाते हैं। अब एक बार घूमेगी तो 2π घूमेगी, और जब एक बार घूमेगी तो टाइम लगेगा, उसको आवर्तकाल बोलते हैं ना। तो आवर्तकाल t है। ये बताइए, वेग पढ़े हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। आपने पढ़ा होगा ही बटवा के कहते हैं, समैया को दर कहते हैं, बराबरवा को विस्थापन के दर को क्या कहते हैं। लेकिन अगर वह कोणीय लगा दिया जाए, गेहूं जब कोणीय लगा दिया जाए तो कोणीय विस्थापन के दर को कोई दिक्कत है। तो यहाँ कोणीय वेग ओमेगा से या कोणीय विस्थापन थीटा से या टाइम को, लेकिन कोण कितना घूमेगी, जब एक चक्कर घूम जाएगी तो कितना घूमेगी,
2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। तो ये बताइए क्या हम टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? आ रहा है कि नहीं सुनने? अब देखिए, चलिए जिसको नहीं रहा फिर समझा देंगे। पहले देखिए यहाँ पर टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ मान पुट कीजिए ओमेगा इंटू, अच्छा ओमेगा ये बटा में 2 कर लीजिए, ये बटा में ही है, थीटा में है, और टी के जगह पर 2 पाई बाई ओमेगा, अब माइनस है तो काश 0 हो जाएगा ना, और काश 0 के मान 1 होता है ना। अभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बकवास कम कर दीजिए, नहीं तो हम बहुत जानते हैं आप लोग क्या समस्या है। यानी 2I0 ओमेगा टी, यहाँ पे मान रखिए, यहाँ को भी अभी रख दीजिए 2 पाई, मत बोलो अब से अलग से बोलना पड़ेगा, ये कट जाएगा तो 2 पाई होगा, है ना? हाँ वो बाद में कटाया जाएगा, फिलहाल ये कटाइए पहले, और ये से कट गया ओमेगा स्क्वायर, कास पाई हुआ और माइनस कास 0 के मान, तो यहाँ पर हर 2 से 2 कट गया, माइनस I0 और बटा में पाई। ये बताइए कास पाई मानी 180, कास 180 का मान -1 होता है, क्या मिला? -I0 इंटू -2 बाई में कट गया। ये बताइए माइनस और प्लस हो जाएगा, 2I0 अपन में पाई। ये बताइए एवरेज वैल्यू, धारा का औसत मान मिल गया, IAV, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटा में पाई के मान होता है 3.14 I0, है ना, और 2 में इससे भाग दीजिए तो लगभग में 0.637 आएगा ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं I एवरेज, यानी इस कंडीशन में 0.637 I0 ये धारा का औसत मान है। जैसे देखिए सवाल इसमें बहुत लंबा नहीं देता है, दे देगा कि किसी परिपथ में या किसी कुंडली में धारा का शिखर मान 5 एम्पियर चाहे 2 एम्पियर या 3 एम्पियर दे दे, और पूछ देगा तो उसका औसत मान बताइए। बस इस सूत्र पर रख दीजिए, अगर 5 देगा तो 5 से गुणा कर दीजिए, औसत माना जाएगा। तो सवाल देखिए, सवाल देता है एक ही नंबर के देता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब दे देता है, और आपको क्या आता है सूत्र याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा सूत्र याद क्यों नहीं होगा? जब आपको प्रूफ करने की क्षमता है तो याद क्यों नहीं कर लेंगे? आप थ्योरी को प्रूफ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो प्रूफ कीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। अच्छा प्रूफ करना क्या है आपको बताया गया है, देखो एकदम ईजी है प्रूफ करना, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो एकदम ईजी है। देखो क्या किए हैं, हमने क्या कहा कि भाई औसत मान में क्या की जाती है कि औसत मान में ये देखा जाता है कि जितने लोग होते हैं, जैसे सबका औसत उम्र निकाला तो जितने लोग होते हैं उनके सबको जोड़ के जितने उम्र, जैसे उम्र निकालना है तो सबकी उम्र को जोड़कर और जितने लोग हैं उससे भाग देते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि यदि हम 4 बार भी लें तो 2 बार शून्य 2 बार अधिकतम, अगर कुंडली एक चक्कर लगाती है तो 2 बार अधिकतम 2 बार शून्य आता है। अधिकतम में हो सकता है कि कोई कुछ मान होगा, कोई निश्चित मान होगा ना। अच्छा 2 बार शून्य और 2 बार अधिकतम, तो 2 बार शून्य तो फिक्स है, शून्य और शून्य तो आना ही आना है। अब अधिकतम मान तो फिक्स नहीं होता है ना, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर कुछ भी हो सकता है।
मान लेते हैं कि अधिकतम में एक बार 5 एम्पियर आया, तो दूसरी बार विपरीत दिशा में बते हैं ना। अधिकतम 2 बार अधिकतम हुई है, तो एक बार अधिकतम पॉजिटिव हो गया, एक बार अधिकतम, क्योंकि डायरेक्शन माने अलग होता है ना, विपरीत होता है ना, यानी करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और जब किसी कुंडली में करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी हाफ चक्कर में, हाफ साइकिल में किसी एक निश्चित डायरेक्शन में और अगले हाफ चक्र में यानी एक निश्चित दूसरे डायरेक्शन में, उसके विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव लेंगे तो 4 को संख्या हो ना, 4 से भाग, तो क्या आएगा। तो ये बताइए पूरी कुंडली के एक चक्कर में औसत मान क्या हुआ, 0। तो क्या हम आकलन कर सकते हैं कि उसमें करंट कितना आया था? पूरे एक चक्कर घूमने तो 0 आ गया ना, तो उसमें धारा का पता चल रहा है, इसलिए आधे चक्र में शून्य नहीं हो सकता। आधे चक्र में, किसी कुंडली के आधे चक्र में धारा शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ समान होगा ना। इसलिए देखिए जब किसी कुंडली को है ना, कुंडली से ऐसे ले लीजिए, से है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली के पूर्ण, देखिए कुंडली के पूर्ण एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा वो तो ऐसे पढ़े कि प्रेरित धारा तो नहीं, लेकिन प्रेरित धारा प्रत्यावर्ती बनती है। क्यों? क्योंकि पहले आधे चक्र में एक तरफ और दूसरे आधे चक्र में किसी विपरीत दिशा में, इसलिए उस प्रेरित धारा को भी प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। जो पहले आधे चक्र में धारा का मान धनात्मक तथा दूसरे आधे चक्र में धारा का मान ऋणात्मक होता है, तो पहले आधे चक्र में धारा का मान ऋणात्मक तथा दूसरे आधे चक्र में धारा का मान ऋणात्मक, इससे स्पष्ट लगता है। अतः कुंडली के पूर्ण एक चक्र में धारा का औसत मान क्या हो सकता है? शून्य ही होगा। धारा का औसत मान शून्य होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी भी बच्चों को डाउट है तो पूछिए, कुछ तरीका बदल देंगे बताने का। क्लियर है ये टॉपिक यहाँ तक कि पहले आधे चक्र में पॉजिटिव, दूसरे आधे चक्र में नेगेटिव, है ना। जब पहले आधे चक्र में पॉजिटिव, दूसरे आधे चक्र में नेगेटिव होगी तो उस कंडीशन में यहाँ तक तो क्लियर होगा कि शून्य होगा। तो इसलिए हम औसत मान निकालेंगे तो पूरी कुंडली के लिए धारा नहीं निकालेंगे, कुंडली के आधे चक्र के निकालेंगे। तो आधे चक्र में आधा ही समय लेंगे ना, आधे चक्र के धारा जो करंट फ्लो होगा तो आधे टाइम लेंगे, तो आधा समय लेंगे ना, पूरा टाइम तो लेंगे नहीं। अच्छा, यदि हो सकता है कि परिक्रमा कल टी हो, पूरे चक्कर के लिए टाइम टी लगा हो, तो आधा के लिए T/2 लगेगा ना, तो हमने क्या लिया। अतः कुंडली के आधे चक्र में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा के मान से औसत मान ज्ञात करते हैं, यही ना। अतः किसी क्षण हो सकता है कि कोई क्षण मान लेके किसी क्षण t पर समय मान लिया गया है, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t है। कोई समस्या? किसी क्षण t पर I बराबर I0 sin ओमेगा t, ये तो धारा बह रही है, ये आपको प्रूफ किया गया था। कोई समस्या? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निकाला गया था, नहीं समझ पा रहे हैं? इस कंडीशन में धारा का औसत मान निकालना है तो एवरेज वैल्यू निकालना है, आई एवरेज। यही आपको दिमाग में रखना है कि क्या टॉपिक उठाएं, दिमाग में ही रखना है। आपने क्लियर हो गया कि आधे चक्र के धारा निकालेंगे। अच्छा, आधे चक्र में बस आपको हम ये कहेंगे कि इसी को बस दिमाग में रखें, बाकी आगे तो सॉल्यूशन करना है ना। आपको बस इतने दिमाग में रखिए कि हमको यही चीज उठाना है, इसको आगे हल करना है। ये बताइए एवरेज वैल्यू निकालना है तो जो हम धारा लेंगे, अच्छा इसके साथ टी लेते हैं ना भाई, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो समय के साथ देखेंगे ना। टी पर ना धारा देखा गया है तो हम समय के साथ ही तुलना कर सकते हैं। तो जब समाकलन टी के सापेक्ष हो रहा है तो धारा में टी से भाग देंगे ना, लेकिन टी से क्या, आधे चक्र के लिए। तो जब आधे चक्र के लिए धारा लेंगे तो T/2 लेंगे। अच्छा, हम धारा के मान आधे चक्र के शून्य से अधिकतम, शून्य से कहाँ तक जाएगा, T/2 तक ना। टाइम कितना होगा, T के सापेक्ष तो T आ जाएगा ना, 0 से कहाँ तक, T/2 तक। तो 0 से T/2 तक लेंगे तो यहाँ में भी T/2 से भाग देंगे ना।
क्योंकि धारा में टाइम से भाग देना है, ऊपर भी टी है नीचे भी टी है, तो ये t/2 से भाग देंगे। अब बताइए ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर है कि धारा लिया गया उसको टाइम बाई टी से भाग दिएगा। ये कहाँ से लिया गया है, t/2 कहाँ से लिया गया है, तो 0 से लिया गया है। t/2 0 से लेकर t/2 तक ले जाना है, आधे चक्र में ले जाना है, तो 0 से आधे चक्र में टाइम t लगेगा, t/2 लगेगा। अब आइए ये t/2 है, ये सीधे ऐसे उलट जाएगा, तो 2/t हो जाएगा। क्लियर है तब? आई के मान I0 sin ओमेगा t उतार दिया गया है, और कुछ किया नहीं गया है, कुछ भी नहीं किया, बस उतार दिया गया है। अब आइए भैया हम t के सापेक्ष करेंगे, तो t वाला हिस्सा रखेंगे, बाकी को तो अब यहाँ पर साइन ओमेगा t है, तो ये तो लग रहा है कि इसमें t है, लेकिन इसमें t है I0 में, I0 को बाहर निकाल दिए। क्लियर? अब आइए साइन ओमेगा t का सूत्र याद करेगा पड़े भैया। अभी हमारा घरे ना फरेला, तारा घरे फरेला, ई बुक में फरेला। अब देखिए 2I0 बाई में t, और यहाँ से क्या साइन ओमेगा t को हम माइनस कास ओमेगा t लिखा जाता है, साइन ओमेगा t को माइनस कास ओमेगा t, लेकिन है t के सतह क्या बा, ओमेगा बना, समाकलन में बटवा में आ जाला, अवकल में गुणा हो जाला। दिक्कत है t में जो गुणा होता है, अगर जैसे नहीं होता है, आप लोग पढ़े होंगे, देखिए d/dx साइन 2x अगर होता है, हंसी आ रही है, d/dx साइन 2x होता है, तो साइन 2x का cos 2x तो होता है, फिर इसका पुनः अवकलन करते हैं तो वही पूरे में 2 आ जाता है, किसमें, अवकलन। लेकिन समाकलन में जब t मानेंगे, sin 2x और dx होता है, अगर इसको t मान के हल करेंगे तो t/2 आ जाता है, बटे में जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं sin 2x को लिख सकते हैं माइनस cos 2x बाई में। कोई समस्या है? अवकलन में भाई ऊपर तो समाकलन नीचे। अब बताइए हमें कि अवकलन और समाकलन ठीक उल्टा होला, जैसे log x का अवकलन 1/x होला, तो 1/x का समाकलन log x होला, ना होला, एकदम उल्टा। कोई समस्या? फिलहाल दे दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? हाई माइनस सवा ओमेगा बाहर निकाल देने। अब ये ढेर टेंशन है के ए बाबू निकाह बचा कर रखा, बड़ा दिक्कत कर दी, समस्या पैदा कर दी हो। जब हम टेंशन कर लगे तो लगभग जब फंजत हो गए। आइए देखिए अब याद रखो -2I0 अपन में ओमेगा t, माइनस बाहर निकाल देंगे, ये जो है उतार दिए, ओमेगा भी बाहर निकाले। ये बताइए ऊपर के मान पुट अप करेंगे पहले, अब तो जाके नीचे के मान पुट अप करते हैं माइनस लगा के ना, तो हम t भाई t बताइए ना, आवर्त काल टाइम ना है, तो t के जगह पर रखेंगे ना cos ओमेगा t की जगह पर t/2 और माइनस लगा के फिर यहाँ पर t की जगह पर cos ओमेगा t माने 0। अच्छी बताइए भाई t के मानवा देखा बताओ नहीं ना कि चूंकि t बराबर 2π/ω होला, t बराबर 2π/ω। हाँ तो एक बार फिर बताइए पूरा टाइम आधे चक्कर के लिए सब है, तो पूरा टाइम के लिए तो आधा टाइम लिया गया है। अरे तो वहां पर आधा जब देखा बटवा में, तो बटवा में भाई ये भाग कर शुरू में बटा से भाग दे दल बना, शुरू में 2 से भाग दे दल बटे, तब हमारा ये कैपिटल टी हो गई, पूरा ना चक्कर हो गई। अब हम कैपिटल टी का मान के वहां पुट अप करेंगे ना, वो तो यहाँ t/2 पहले से भाग दे दिया गया है, अब फिर वही जब भाग देंगे तो कैसे हो सकता है, तो अब चौथाई भाग हो जाएगा ना, एक जगह कहीं भाग देंगे ना। अब देखिए यहाँ पर t की जगह पर 2π/ω ये लिखे हैं, t की जगह पर हई 2 बटा में लग देनी है, आएगा t की जगह पर 2π/t ω कर देनी, ओमेगा बस ओमेगा बा कट गइल है, 2 से 2 कट गइल है, यानी cos π हो गइल, का 0 का मान 1 होता है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए भाई
-2i है जो उनका आई कटे हुए ला भाई, कटा भी सकते हैं चाहे छोड़ते हैं, 2 से 2 कटा देने यार, माइनस है कटा 180 का -1 होता है, ये कर दिए है माइनस में प्लस हो जाएगा, जो भी है कट जाएगा, मान को टप करेगा, आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है तो जल्दी आप उतारिए। हाँ सुनिए, जैसे हम बता रहे थे कि इतना ना लिख के, जैसे आप इतना लिख, जैसे इसको लिखना है तो केवल इतना सिंपल लिख सकते हैं, जैसे आपको प्रतिवर्ती धारा का मान या औसत मान अगर आता है तो केवल आप 2 लाइन लिख देंगे तो भी एक्यूरेट सही होगा। आप लिख सकते हैं कि किसी कुंडली का पूर्ण एक चक्कर में, किसी कुंडली का पूर्ण एक चक्कर में धारा का औसत मान 0 होता है। किसी कुंडली का पूर्ण एक चक्कर में धारा का औसत मान 0 होता है। अतः औसत मान निकालने के लिए आधे चक्र के लिए धारा लेते हैं, आधे चक्र के लिए धारा लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुंडली के आधे चक्र में धारा का मान माने औसत मान निकालने के लिए आधे चक्र के लेते हैं। बस इतना लिखकर और आप यहाँ से हल करने स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए, जैसे ये तो रहा कि मान लीजिए प्रतिवर्ती क्या है, ये औसत धारा है ना, औसत धारा है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती, आवाज बंद करना जी, वोल्टेज का औसत मान यानी V एवरेज 0.6, मत बोलो जी, 637 V0, जहां I0 या V0, I0 धारा का शिखर मान है और V0 वोल्टेज का शिखर मान है। सबसे अधिकतम वोल्टेज इतना ही हो सकता है, सबसे अधिकतम धारा इतना हो सकता है। या आप ऐसे भी ले सकते हैं, V एवरेज माने औसत, इस कंडीशन में यानी 2/पाई V0। कोई समस्या है तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए इसी प्रकार। हाँ लिखिए, बोलने के लिए नहीं गए, केवल लिखने के लिए है। नीचे वाला बस इसी प्रकार लिखना है। ये बात है, हमारा लफड़ा बका था एगो तो लाइक और सब्सक्राइब से नहीं कर सब्सक्राइब, हाँ दोस्तन के शेयर करके चाहिए तो यही से वीडियो बनावे के मन नहीं करो। नहीं, यहाँ पर देखिए शायरी से हिस्ट्री की डायरी खुल जाता है। हमारे एक बार शायरी बारे तो मामा जी को थे कि क्या है बाबू ये कुल हो, अब आवाज कीजिए, आवाज बंद करने का प्रयास कीजिए। हाँ सुनिए, ये जो है अब देखिए आता क्या है, जैसे आपको आएगा प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी इसको
रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। IRMS रूट मीन स्क्वायर है ना। रूट माने वर्गमूल होता है, मीन माने माध्य होता है, और स्क्वायर माने वर्ग होता है। कोई दिक्कत है? तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, कुंडली के एक पूर्ण चक्कर, याद रखिए, कुंडली के एक पूर्ण चक्कर में धारा के मैंने प्रत्यावर्ती धारा लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल, मत बोलिए, औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है तो औसत मान, अब एक चक्कर में यदि केवल हम औसत है वर्ग ना लेते हैं, औसत मान लेते तो शून्य होता है। कुंडली के एक चक्कर में औसत मान लेते तो शून्य होता है, लेकिन वर्ग के औसत मान लीजिए पहला धारा आई बह रही है, पहले आधे चक्र में धारा आई बह रही है, दूसरे आधे चक्र में धारा का मान माइनस आई बह रही है। पहले आधे चक्र में धारा का मान आई और दूसरे आधे चक्र में माइनस आई है। कोई समस्या है? तो इसके वर्ग और इसका भी आई स्क्वायर और प्लस अब आई में तो 2i स्क्वायर अपन में तो आई स्क्वायर है ना। कोई दिक्कत है? तो कुंडली के पूर्ण एक चक्कर में देख रहे हैं ना, एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग लिखेंगे। पहले प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान लिखेंगे, उन धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल, वर्ग के औसत मान निकाल के, जैसे वर्ग के वर्ग कर लिए, इसके औसत मान कर लिया। औसत देखिए, औसत मान दिखाने के लिए बार दर्शाते हैं, जैसे आई पर बार दिखाते तो औसत मान हो गया। कोई दिक्कत है? औसत के लिए बार भी दर्शाते हैं, बार, इसको बार बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आई देखिए, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को IRMS कहते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं? तो सुन लीजिए, ये जो आई स्क्वायर देख रहे हैं, कुंडली के एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा ये आई है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल, ये रूट लगा दे तो वर्गमूल बोलते हैं, हेतु लगे तो वर्ग बोलते हैं। ये वर्गमूल है और ये वर्ग है। तो है आई प्रत्यावर्ती धारा है पूरे एक चक्कर के लिए। प्रत्यावर्ती के कुंडली के एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को
क्या कहते हैं? IRMS कहते हैं, यानी धारा का वर्ग माध्य मूल। वर्ग ये है, स्क्वायर में वर्ग होता है, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब जैसे कंडीशन आती है कि इसका वर्ग देखें, अगर माइनस में रहेगा तो वर्ग करें तो प्लस होगा। तो फिलहाल क्या निकालेंगे? पूरे कुंडली के एक चक्कर के लिए निकालेंगे ना। कैसे निकालेंगे? आइए देखें। फिलहाल आप क्या निकाल लीजिए, किसी क्षण t पर धारा के वर्ग के औसत मान क्या है? आई स्क्वायर 0 है, आई स्क्वायर 0, आई देखे आई स्क्वायर के बार है। तो दिक्कत है, तो पहले आई स्क्वायर बार निकाल के तब वर्गमूल निकाल लीजिएगा। कैसा? आई स्क्वायर बार निकाल के देखिए 1/t, बंद करना आवाज, 1/t समाकलन करेंगे ना 0 से कहाँ तक? पूरे टाइम तक ना। चलिए ये चीज यहाँ दिखा रहे हैं, लीजिए 0 से t तक आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर रहेंगे ना, आई स्क्वायर dt अपन में t के जगह पूरा कैपिटल T लेंगे ना। क्लियर है? नहीं समझ रहे हैं? ये बताइए, धारा के वर्ग के औसत मान अभी निकाल रहे हैं, वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं, धारा के वर्ग के औसत मान निकाल रहे हैं। तो धारा के वर्ग का औसत मान कहाँ से? कुंडली का पूरा एक चक्कर के लिए ना। तो कुंडली के एक चक्कर 0 से कहाँ तक जाएगी? t तक जाएगी। तो उसमें वर्ग लिया गया है ना, इधर वर्ग इधर में वर्ग ले जाएगा ना। लेकिन टाइम किससे भाग देंगे? पूरे t से भाग देंगे। अब t/2 से भाग नहीं देंगे, इसमें t से भाग देता है, क्योंकि पूरी एक चक्कर की बात हो रही है। जब आधा चक्कर होता तब ना t/2 लेते। यहाँ पे पूर्ण एक चक्कर है, यानी t। यहाँ क्लियर है? आ रहा सबको समझ में? अब आइए इस कंडीशन में, अच्छा क्यों ना थोड़ा सा पीछे से लिखे और उधर आई स्क्वायर बार 0 से t आई स्क्वायर dt। अभी बच्चे बात कर रहे हैं, कृपया आप समझ नहीं पा रहे हैं तो समझा देंगे हम अभी। हंसी आ रही तुम्हारे सिर पर। अब देखिए ये 1/t बाहर 0t आई के मान रखेंगे ना, चूंकि पढ़े हैं, चूंकि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है कि नहीं। इस कंडीशन में आई नॉट साइन ओमेगा टी के पावर 2 dt। ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा बदलाव ले गया। 1/t 0t आई स्क्वायर माने आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। ये तो बाहर निकाल लेंगे। आई स्क्वायर 5 में t सत्रह है 0 और t। अब साइन स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है, साइन स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है। तो चूंकि हम जानते हैं, देखिए कैसे बदलेंगे। cos x का देखिए cos 2x का सूत्र होता है, मत बोलिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इतना होता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर निकालना है। अब ये लेंगे तो इसमें साइन का दो ना स्क्वायर वाला, तो नहीं लेंगे। ये काश इसमें स्क्वायर वाला नहीं लेंगे, तो ओनली यही ले सकते हैं ना। यानी आप लोग मत हुकारी पारिए, पढ़ना है तो शांति से पढ़िए, नहीं तो उठ के जा सकते हैं, ज्यादा परेशानी है तो। शांत रहने का है तो नतंगी कर चुके हैं। देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं cos 2x का 2, जैसे 2 साइन में बदलेंगे, साइन में 1 माइनस 2, आप लोग मत बोलिए साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा क्योंकि शोर हो रहा है। 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस इधर का तो माइनस होगा, 1 माइनस cos 2x, अगर बुरा है तो लाके भाग देंगे। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x बटा में 2। साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, इसलिए इसको इस रूप में रखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, इसलिए यहाँ को बदलेंगे। यानी यहाँ पर 1 माइनस cos, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 ओमेगा टी। जैसे यहाँ पर देखो x है तो यहाँ पर 2x हो गया है, यहाँ पर 1 छिपा है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, बाई में 2 और dt। इतना बटा इतना और इतना बटा इतना करेंगे समाकलन, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना दोनों को समाकलन बारी बारी से करेंगे। कोई दिक्कत है? हाँ भाई, आई स्क्वायर बाई 0 और t, यहां से ये ऐसे कर लेंगे और 0t 1/2 dt, ये 1/2 dt हो जाएगा। फिर इतना बटा इतना माइनस लगा देंगे, माइनस 1/2 बाहर 0t cos 2 ओमेगा t dt। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं करिएगा, आई स्क्वायर बाई में टी, ये 1/t बाहर निकाल देंगे और डायरेक्ट dt का t लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? 1/t आना था, ये भी क्या होते कि 1/2 नहीं पहले ही कर दिए थे। चलिए 2 यहीं पर कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। ये जो 2 है इधर कॉमन कर दिए, ये 2 पहले ही लिख दिए, तो इसका समाकलन फिर इसका समाकलन पीछे से dt ला देंगे, वही काम के। तो देखा, अब देखिए यहाँ पर 1 dt का समाकलन होता है t, और ये इसका नीचे 0 और ऊपर t माइनस cos ओमेगा t, cos x का, इसको x बने cos x का समाकलन sin x, cos x, इसको x बने cos x का समाकलन sin x, और 2 ओमेगा 0 और t। तो दिक्कत है, यहाँ पर 2 रहेगा। हाँ अभी तक क्लियर है? अब आइए आई स्क्वायर अपन में 2t, अब ये पहले रखेंगे उसके बाद ये रखेंगे। तेरे पास से आ रहा है ये प्रिया और
ये सपना सुधर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ये 1/2 पाई 2 ओमेगा, ये वाला 1/2 ओमेगा, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पर माइनस 1/2 ओमेगा पहले और फिर इसके ऊपर यहाँ रखेंगे, फिर ये लिखेंगे। तो आइए साइन 2 ओमेगा इंटू टी, फिर माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, ये हुआ। देखिए क्या लिखे हैं, dt का समाकलन स्मॉल टी, इसका 0 और टी रख दिए गए हैं, cos ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी मैंने 2 ओमेगा टी बाई में टी के साथ जो गुणा है वो बटे में जाता है। इसका मान रखने से पहले इसको पहले यहाँ साथ में निकाल दीजिए कॉमन, 1/2 पाई यहाँ पे लिख दिए हैं, बटे में है तो 1/2 पाई, और पहले ऊपर के मान रखेंगे साइन 2 ओमेगा टी के जगह पे कैपिटल टी माइनस लगा के साइन 2 ओमेगा टी के जगह पर 0, ये हो गया। अब आइए आई स्क्वायर अपन में 2i 2t, ये t माइनस 1/2 ओमेगा है ना, 1/2 ओमेगा, और यहाँ पर देखिए भाई t का मान रखेंगे, रख सकते हैं साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 0, अभी चलिए अगले स्टेप रखेंगे 2 टी के जगह पर 2 पाई बाई ओमेगा, टी के जगह पर 2 पाई बाई माइनस 1/2 ओमेगा, यहाँ पर है देखिए ये से ये कैंसिल, साइन 4 पाई यानी साइन 360 अंश, और यहाँ पर 4 पाई है ना, तो सीधे 360 में जो 720 अंश, और साइन 720 अंश के मान शून्य होता है, या 360 अंश के मान शून्य होता है। 360 का ये यानी 360 के रेशियो में जो भी जाएगा 360 720 1080 1440 मैंने साइन के पदों में 360 से अगर डिवाइड होगा तो 360 का साइन 360 का मान शून्य होता है। तो समझिए कि इसके इससे जो भी विभाजित होने वाला है 720 होगा, यानी 180 के मान रखेंगे तो 1800 मैंने 18 चौक 72 यानी 720 होगा, 720 यानी 360 से कट जाएगा, यानी इसका मान 0 होगा, और माइनस साइन 0 का मान 0 ही होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये देखिए ये साथ में गुणा कर देंगे, पूरा प्रोसेस इधर वाला पूरा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर निकाल सकते, देखें आई वर्ग का बार बराबर आई स्क्वायर यानी बाई में 4 पाई और ओमेगा ऊपर लेके चला जाए, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, इनटू ये आया 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये से ये कैंसिल और ये भी कट कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, आई स्क्वायर आई नहीं नॉट है ना, यहाँ छूटा है आई नॉट होगा, यहाँ से छूटता आया है, ठीक है, आई नॉट होगा बाई में 2। अब देखिए अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान
IRMS, इसका निकालेंगे ना, इसको रूट में कर देंगे I स्क्वायर बार, और इसका मान पुट अप कर देंगे यहाँ से। देखिए ये IRMS निकालना है तो IRMS बराबर होता है I स्क्वायर बार का रूट, और वो चीजें निकाले हैं वो चीजें यहाँ रख दीजिए। I नॉट का स्क्वायर अब I में 2। इस कंडीशन में क्या मिला, I नॉट बटा में रूट 2, IRMS का मान मिल गया। ठीक है, या ऐसे भी लिखा जाता है IRMS, इसका मान रखेंगे I नॉट के मान रखेंगे 1.414, ये भाग देंगे तो IRMS मिलेगा 0.707 I नॉट। इसी प्रकार VRMS लिख सकते हैं V नॉट अपन में रूट में 2, या VRMS 707 V नॉट, उतार लीजिए।